नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अविनाश गोरक्षकर है और आप सभी को कोनेक्सा हाई फ्लायर्स के नए एपिसोड में स्वागत है। दोस्तों, हम ऐसे एपिसोड्स में आपको ऐसी कंपनीज़ प्रस्तुत करते हैं, जो बहुत ही इमर्जिंग सेक्टर्स में काम करती है और इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट होता है और इनके कंपनी के मैनेजमेंट्स के साथ बात करते हैं, इनके कंपनी के बिज़नेस मॉडल के बारे में आपको जानकारी देते हैं और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। और दोस्तों, आज हमारे साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी का मैनेजमेंट है। कंपनी का नाम है गोयल सॉल्ट लिमिटेड और मेरे साथ सीनियर मैनेजमेंट टीम है। मिस्टर राजेश गोयल है जो चेयरमैन और होल टाइम डायरेक्टर है। उसके बाद प्रमेश गोयल है जो मैनेजिंग डायरेक्टर है और उसके बाद लोकेश गोयल जी है जो कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर है। सारे गेस्ट पैनल को मेरा नमस्कार और धन्यवाद। आपने आपका कीमती समय हमको दिया। ये प्रोग्राम में हमको यकीन है कि बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमको मिलेगी। सो प्रमेश जी, पहला सवाल आपको है कि आपके बिजनेस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में थोड़ा बताइए और थोड़ी सी जानकारी हमको दीजिए। बिजनेस जर्नी आपने कभी शुरू की, ये धंधा आपने कैसे शुरू किया और इसमें अभी गोयल सॉल्ट का मार्केट में पोजीशनिंग क्या है? तो वी कैन बिगिन नाउ। Thank you, Avinash ji, for giving the opportunity us on your interview. सर, गोयल सॉल्ट लिमिटेड मैं आपको बताना चाहूँगा। उसके पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं राजेश गोयल, चेयरमैन ऑफ गोयल सॉल्ट लिमिटेड। और गोयल सॉल्ट लिमिटेड एक जयपुर बेस्ड कंपनी है जो कि पूरी तरह से सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग और रॉ सॉल्ट के प्रोडक्शन में एंगेज है। हमारा जो फैक्ट्री है वो सांभर लेक के नज़दीक नावा सिटी के अंदर एस्टेब्लिश है और हम लोग फ्री फ्लो रिफाइंड एडिबल सॉल्ट, फ्री फ्लो रिफाइंड इंडस्ट्रियल सॉल्ट और फ्री फ्लो रिफाइंड डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट के काम में एंगेज है और अपने प्रीमियम प्रोडक्ट्स को अभी देश के करीब 13 राज्यों में सप्लाई कर रहे हैं, जिनके अंदर उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार मुख्य रूप से है। और आने वाले टाइम में हम अपने प्रोडक्ट्स को देश के रिमेनिंग पार्ट्स और रिमेनिंग राज्यों में भी सप्लाई करना चाहते हैं। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमने हमारी एक और यूनिट स्टार्ट करने का प्लान किया है और उसी के लिए हमने एक गुजरात के अंदर गांधीधाम के नज़दीक कच्छ एरिया है, बचाऊ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहाँ हम लोगों ने एक फैक्ट्री के लिए लैंड और बिल्डिंग परचेज की है। उसका लैंड डेवलपमेंट का काम चालू है। तो जब वो हमारी फैक्ट्री चालू हो जाएगी तो उसके बाद हम बचे हुए रिमेन इंडिया के पार्ट्स और एक्सपोर्ट मार्केट को हम कवर कर सकेंगे, क्योंकि वहां से हमारी जो रीच है वो कांडला पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट और नवलखी पोर्ट के तक इजीली हो जाएगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि गोयल सॉल्ट सिर्फ प्रोसेस में ही नहीं, रॉ सॉल्ट के प्रोडक्शन में भी इंगेज है। और गोयल सॉल्ट लिमिटेड के पास अपने करीब 80 बीघा लैंड ऐसी है जिसके ऊपर रॉ सॉल्ट की माइनिंग गोयल सॉल्ट लिमिटेड करता है। इसके अलावा जो गोयल सॉल्ट के प्रमोटर्स ग्रुप है उनके पास करीब 400-450 बीघा ऐसा एरिया है जहाँ पे रॉ सॉल्ट का प्रोडक्शन होता है और वो इस सांभर झील के आसपास सिचुएटेड है और सबसे बेस्ट क्वालिटी के रॉ सॉल्ट का हम प्रोडक्शन करते हैं। और इस एरिया के सबसे ज्यादा क्वांटिटी वाले और ज्यादा मात्रा वाले रॉ सॉल्ट एरिया हमारे पास में अवेलेबल हैं, जिनसे कि हम बेस्ट क्वालिटी का रॉ सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि जब रॉ सॉल्ट बढ़िया होगा तो फिनिश गुड्स भी उतना ही बढ़िया होगा। और गोयल सॉल्ट लिमिटेड के पीछे की हिस्ट्री के बारे में बताना होगा कि गोयल सॉल्ट जो ग्रुप है उसकी स्थापना 1985 के अंदर हमारे मेंटर और फादर श्री कुंज बिहारी जी गोयल, जो कि फर्स्ट जनरेशन थे हमारे, उन्होंने शुरू की थी। और वो जो आयोडाइज सॉल्ट प्लांट था वो नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट आयोडाइज सॉल्ट प्लांट था, क्योंकि उसके पहले जो सॉल्ट है वो आयोडाइज नहीं होकर के सिर्फ कॉमन फॉर्म के अंदर मोटा नमक, जैसा कि सभी फैमिलीज में आपने देखा होगा पहले चलता था। तो फर्स्ट आयोडाइज सॉल्ट प्लांट की स्थापना की थी। उसके बाद उसमें और सुधार आता गया और डेवलपमेंट होते गए और आगे आगे जैसे कि टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती गई तो 2008 में हम लोगों ने एक वॉशिंग यूनिट भी उसी आयोडाइज सॉल्ट प्लांट वाली यूनिट के अंदर इंस्टॉल की, जो कि 200 मेट्रिक टन कैपेसिटी का प्लांट था वॉश यूनिट का।
उससे सॉल्ट की क्वालिटी में और सुधार हुआ और डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद 2010 में जो कि हमने एक सेपरेट कंपनी बनाई, गोयल सॉल्ट प्राइवेट लिमिटेड, जिसको कि हम तीनों ब्रदर्स ने मिलकर एस्टेब्लिश किया था। साथ में परमेश जी और लोकेश जी मेरे मेरे साथ में थे, जो कि एक 300 मैट्रिक टन पर डे की फुल फ्लैश सॉल्ट रिफाइनरी थी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो अपने इंस्टॉलेशन के फर्स्ट ईयर में ही 100% कैपेसिटी के ऊपर रन करने लग गई। और हमारे पास उसकी डिमांड, सॉल्ट की जो डिमांड थी, वो हमारे प्रोडक्शन से ज्यादा थी। तो हमको जल्दी से समझ में आया कि भाई हमने जो प्लांट लगा लिया वो कम कैपेसिटी का लगा लिया, मार्केट में अभी डिमांड ज्यादा है। और इसी के चलते हमने 2015 के अंदर और ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का प्लांट इंस्टॉल किया, जो कि 700 मैट्रिक टन पर डे की कैपेसिटी का प्लांट था और फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट था विद एडवांस टेक्नोलॉजी। और जब ये हमारा प्लांट इंस्टॉल हुआ तो हमारी जो सप्लाई थी वो इंक्रीज हुई ईडेबल एरिया के अंदर और इंडस्ट्रियल एरिया दोनों के अंदर। गोयल सॉल्ट एक जाना पहचाना नाम होने लगा। और ये वो समय था जब राजस्थान के सॉल्ट को एक अलग पहचान मिलने लगी पूरे देश के अंदर, क्योंकि खाने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो राजस्थान सांभर झील का जो नमक होता है वो मच बेटर होता है सी सॉल्ट के मुकाबले। तो जो सांभर, अभी हमारा जो बेस है सांभर लेक झील का जो सॉल्ट है, तो वो खाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मच बेटर है। जर्नी हमारी आगे बढ़ती गई और आज हम आपके सामने हैं कि हम लिस्टिंग के प्रोसेस तक पहुंचे हैं और आगे एक्सपोर्ट मार्केट की ओर हम अपना रुख करना चाहते हैं। और इसी को लेकर के हम अपना फर्स्ट इनिशियल आईपीओ लेके आए। बिल्कुल, आई थिंक राजेश जी बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया। दूसरा सवाल मेरा लोकेश जी को होगा। लोकेश जी, हमारे बिजनेस में यानी सॉल्ट के बिजनेस में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अगले 2-3 साल में कितनी बड़ी हो सकती है, इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा कलर करके हमको बता दें। सर नमस्कार, मैं बताना चाहूँगा आपको, हिंदुस्तान अभी दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है आफ्टर चाइना एंड अमेरिका। अभी करंटली अगर हम बात करें तो 11,800 लगभग जो सॉल्ट मैन्युफैक्चरर्स है, छोटे बड़े सब मिला के जो इस काम के अंदर लगे हुए हैं, उसमें से तकरीबन वो लोग मिला के तकरीबन 6,90,000 एकड़ जमीन कैप्चर करते हैं जहाँ पे सॉल्ट प्रोडक्शन होता है, कच्चे माल का उत्पादन होता है। इसमें से मुख्यतः 86% तो सब छोटे जो है उत्पादक हैं वो हैं और मात्र 6% ऐसे हैं जो बड़े उत्पादक हैं। अभी हिंदुस्तान कम से कम 40 से ज़्यादा देशों के अंदर एक्सपोर्ट करता है, जिसके अंदर मेनली चाइना है, जापान है, मलेशिया है, मिडिल ईस्ट है, ये कंट्रीज है। नमक एक ऐसी चीज़ है जो आपको डे टू डे लाइफ के अंदर चाहिए, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या फिर इंडस्ट्रीज हो। काफ़ी सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है जिनको नमक बहुत उनकी मूलभूत आवश्यकता है, जैसे कास्टिक सोडा इंडस्ट्रीज है, सोप एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज है, गैस एंड ऑयल है, ये लेदर इंडस्ट्रीज है, टेंडरीज है, इनके अंदर नमक बेसिक नीड है। अब हम बात करते हैं नमक बनता है सोडियम और क्लोराइड, दो चीज़ों को मिला के NaCl। अगर अपन देखें तो सोडियम अपने आप में बहुत महंगा आइटम है, जो कि 250 रुपये से लेकर 250 रुपये किलो तक मार्केट में ट्रेड होता है। तो काफ़ी ऐसी इंडस्ट्रीज है जो नमक को सोडियम के सस्ते सब्स्टिट्यूट के तौर पे काम में लेती है। अभी एट प्रेजेंट हिंदुस्तान के अंदर 7,000 से लेकर 9,000 करोड़ तक का जो है सॉल्ट मार्केट है, इंडस्ट्रियल और एडिबल का मिला के। और आने वाले समय के अंदर भी इसकी और बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि देखा जाए तो ये आपकी सबसे ज़रूरी ज़रूरत का सबसे सस्ती चीज़ है नमक। और अगर हम बात करें तो जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे नमक की डिमांड है और ज़्यादा बढ़ने ही वाली है सर। और अब बात करें हम अपने जो एडिबल सॉल्ट मार्केट की बात करें तो अब इसके अंदर ज़्यादातर सर जो है अनरिकग्नाइज्ड और छोटे प्लेयर्स हैं। बड़े प्लेयर्स की अंदर बात करेंगे तो बहुत कम लोग, ब्रांडेड सॉल्ट के बहुत कम ब्रांड्स हैं जो मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं। तो अभी हम सब ब्रांडेड सॉल्ट के अंदर जा रहे हैं, तो हमारे लिए जो मार्केट अपॉर्चुनिटी है उसको बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है। बिल्कुल। इनफैक्ट लोकेश जी, अगला सवाल होगा, हमारा तो B2B वाला बिजनेस है, तो मेरे को बताइए कि हमारे जो कस्टमर्स है मोटा मोटी अभी तक, अगर आप बताएं कि मोटा मोटी एक्टिव कस्टमर्स कितने हैं, अगर आप थोड़ा सा बता दें कि नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने हो गए, उससे हमको पता चलेगा कि आपके स्केल और आपके ऑपरेशंस का नेचर क्या है। सर बेसिकली सर हम लोग है जो सॉल्ट के अंदर डील करते हैं, जिसमें ट्रिपल रिफाइंड फ्री फ्लो एडिबल सॉल्ट होता है, ट्रिपल रिफाइंड फ्री फ्लो इंडस्ट्रियल सॉल्ट होता है, ट्रिपल रिफाइंड फ्री फ्लो डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट होता है,
और भी काफी तरह के इंडस्ट्रियल सॉल्ट है जो हम कस्टमाइज्ड इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से हम बनाते हैं। सर जो बेसिक हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो सब B2G, बिजनेस टू गवर्नमेंट, और B2B, बिजनेस टू बिजनेस के अंदर डील करता है। अभी बिजनेस टू कंज्यूमर B2C के अंदर भी हम हैं प्रेजेंट है, लेकिन बहुत कम उस पे है। लेकिन हमारे आगे हमारे टारगेट के अंदर B2C ही ज्यादा है, क्योंकि उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। अभी जो बेसिक बिजनेस मॉडल हमारा वो B2G और B2B पे है। नहीं, बिल्कुल समझ गया। तो आगे चल के लोकेश जी हम ये समझेंगे कि B2C पे ही फोकस रहेगा आपका, ताकि वहां पे आपके कंपनी के मार्जिन भी इंप्रूव होए और आपको मार्जिन से काफी बेनिफिट मिलेगी। तो यही ठीक रहेगा ना, यही स्ट्रेटेजी रहेगी, राइट? ठीक है सर। अभी जैसे मैं आपको बताऊं, अभी जो जैसा चेयरमैन साहब ने बताया, अभी एट प्रेजेंट हम 13 राज्य हैं जो सेंट्रल इंडिया के और नॉर्थ इंडिया के राज्यों के अंदर हमारी प्रेजेंस है, जिसमें लगभग 65 से 70 हमारे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। उनको हम अपना जो ब्रांड्स है वो सप्लाई करते हैं, जो आगे वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन अभी ऐसा सर, जैसे अपन इसको एक इजी एग्जांपल के तौर पे समझेंगे, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में कहने को तो 85 डिस्ट्रिक्ट्स है, लेकिन हमारे वहाँ पे 5 या 6 ही डिस्ट्रीब्यूटर्स है बड़े, जो पूरे 85 जिलों को भी संभालते हैं। लेकिन जैसे हम ब्रांडिंग में जा रहे हैं, हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी विजिबिलिटी बढ़ेगी, ब्रांड को लोग जानने लगेंगे और ज्यादा उसके एडवर्टीजमेंट होगी। तो हमारा टारगेट है कि वो 5 से 6 जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटरशिप है वो बढ़ के कम से कम 20 से 25 तक पहुंचे, और यहाँ कोशिश करेंगे कि वो 85 तक पहुंचे, ताकि एक जिले के अंदर हमारा एक ही डिस्ट्रीब्यूटर है। तो इस तरीके से हम B2C के अंदर ज्यादा एंटर करना चाहेंगे। बिल्कुल, मैं समझ गया। प्रमेश जी, अभी आपको अगला सवाल है। मेरे को बताइए कि सर अप्रोक्सीमेट अपॉर्चुनिटी जो अभी लोकेश जी ने बताई सॉल्ट मार्केट के लिए, इसमें गोयल सॉल्ट कैसे कैपिटलाइज करना चाहते हैं? क्योंकि आपका नाम है, आपका नेटवर्क है, आप ऑलरेडी 12-13 स्टेट्स में प्रेजेंट है, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हमारी क्या रहेगी। आपने ब्रांडिंग के बारे में कुछ कहा था कि ब्रांडिंग के लिए भी अभी हमने एक ब्रांड एम्बेसडर चुना है, तो इसके बारे में भी अगर आप थोड़ी जानकारी दे, दैट विल बी हेल्पफुल। नमस्कार अविनाश जी। मार्केट अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान के अंदर करीब 10,000 करोड़ का मार्केट साइज है। एट प्रेजेंट के अंदर गोयल सॉल्ट की जो अभी रेवेन्यू है लास्ट ईयर 2023 की, वो 118 करोड़ है। नेक्स्ट ईयर जब हमारा प्लांट गांधीधाम के अंदर स्टार्ट हो जाएगा अक्टूबर-नवंबर के अंदर, तो मेरा जो प्रोजेक्शन है, मेरी सोच है कि नेक्स्ट ईयर हम लोग 130 से 140 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करना चाहिए। उसके नेक्स्ट ईयर 2025 के अंदर तकरीबन 200 करोड़ का, और 2026 के अंदर हमारा जो है 300 से 400 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करने का टारगेट है। इसके लिए हमने ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए करिश्मा कपूर को जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब हमारा पूरा फोकस गोयल सॉल्ट के जो ब्रांड हमने भी नया बनाया है गोयल सॉल्ट करके, उसी को B2C के अंदर मार्केट में उतारने का प्लानिंग है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रमेश जी, और एक सवाल जो सॉल्ट बिजनेस सेगमेंट में मैं पूछना चाहूँगा, वो पहला है कि हमारा धंधा जो है, यानी इंडस्ट्रियल सॉल्ट है, टेबल सॉल्ट है, इसकी प्राइसिंग हम कैसे डिसाइड करते हैं? अभी तो B2C सेगमेंट में भी आप उतर रहे हो, B2G, B2B में भी आप ऑलरेडी प्रेजेंट हो, तो प्राइसिंग हर साल प्रोडक्ट का कैसे डिसाइड होता है? इसमें कोई डायनामिक प्राइसिंग होती है कि रॉ सॉल्ट का कीमत बढ़ गई तो आपकी कीमतें बढ़ती है, या ऐसा कोई अरेंजमेंट है आपका डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कि एक फिक्स्ड प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काम करना है और वॉल्यूम पे ही ज्यादा फोकस है? तो इसके बारे में जरा बताइए। सर नहीं, प्राइसिंग जो है वो वॉलेटाइल रहती है। जब सबसे पहले मैं बात करूंगा B2G के लिए हम गवर्नमेंट के अंदर जब सप्लाई करते हैं, तो उस स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हमारे जो कंपटीटर्स हैं वो क्या रेट कोट करने वाले हैं, क्या फ्रेट की कॉस्टिंग है, उसके ऊपर सारा वर्किंग करके हम अपना रेट कोट करते हैं। और लास्ट ईयर हमने 4 स्टेट गवर्नमेंट से ऑर्डर क्रैक किए थे। अभी एट प्रेजेंट के अंदर 2 स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्डर हमारे पास है और हम कंटिन्यूसली सप्लाई कर रहे हैं। आगे भी हमारी जो प्लानिंग रहेगी B2G के अंदर, वो अदर कंपटीटर्स को कि उनकी कॉस्टिंग क्या आ रही है और हमारी कॉस्टिंग उनसे कैसे कम आए और हम बेहतर काम कर सकें, उसको लेके हमारी प्लानिंग रहेगी B2G के अंदर। B2B के अंदर हमें हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनसे हम राय मशवरा लेते हैं। अदर ब्रांड्स जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हैं चाहे ऑर्गेनाइज सेक्टर के हैं, वो क्या रेट के अंदर उस मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं, उनसे हम रेट मैच करते हुए अपनी क्वालिटी को बेहतर बनाते हुए सप्लाई करते हैं। B2C के लिए हमने करिश्मा कपूर को जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, उसकी हम लोग अच्छे से मार्केटिंग करने वाले हैं और हर स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज हम डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करने वाले हैं। उनसे डिस्कशन करके ही ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर, जैसे कि टाटा नमक है, अन्नपूर्णा है, आई शक्ति है, आशीर्वाद है, साबु सोडियम का सूर्या है, उनकी वहाँ पे क्या प्रेजेंस है, क्या रेट में वो सप्लाई कर रहे हैं, उनको देखते हुए हम अच्छी क्वालिटी का नमक वहाँ सप्लाई करेंगे, कम कॉस्टिंग में सप्लाई करेंगे, जिससे कि हमारा मार्जिन प्लस हो सके। बिल्कुल।
प्रमेश जी, अभी आपने 2-3 कॉम्पिटिटर्स के नाम लिए, टाटा केमिकल्स तो सभी को पता है, तो मुझे आप ये बताइए कि ओवरऑल मार्केट में कॉम्पिटिशन का सिनेरियो कैसे है? यानी आपके अगेंस्ट ये ज़्यादा बड़े प्लेयर्स कॉम्पीट करते हैं या छोटे-मोटे जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के प्लेयर्स हैं वो भी कॉम्पीट करते हैं? तो पिक्चर कैसे लग रहा है और आगे आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी क्योंकि गवर्नमेंट भी रेगुलेट करना चाहती है इंडस्ट्री को, तो इसके बारे में कुछ बताइए। सर, कंपटीशन तो हमें दोनों सेक्टर से फेस करना पड़ता है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों सेक्टर से। पर अब हमारा जो फोकस रहेगा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के प्लेयर से कंपटीशन फाइट करने का रहेगा, क्योंकि जब हम पब्लिक सेक्टर में आ गए हैं, कंपनी पब्लिक लिमिटेड हो गई है, तो कंपनी की विजिबिलिटी है मार्केट के अंदर प्लस हो गई है, तो हमारा कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से ही रहेगा, जहां हमें प्रॉफिट मार्जिन मिलने के चांसेस अधिक हैं। ओके, तो बेसिकली मैं ये समझ लूँ कि डोमेस्टिक सेक्टर में आप ज़्यादातर ऑर्गेनाइज सेक्टर प्लेयर से ही कॉम्पीट करेंगे और उसके लिए आपने ब्रांड एम्बेसडर भी चुना है। तो B2C का बिजनेस जैसे जैसे बढ़ेगा, आपकी मार्जिन, आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, तो स्ट्रेटेजी वही रहेगी कि ब्रांडिंग से आपका मुनाफा और आपके मार्जिन बढ़े। यही सही है ना? अभी तो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर प्लेयर्स हैं, उनकी जो रिटेल प्राइस है वो काफी हाई है और अभी हमारी रिटेल प्राइस है वो काफी कम है, तो गैप काफी अधिक है। तो जैसे जैसे गैप फिल होगा वैसे वैसे हमारे मार्जिन्स बढ़ेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल, टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों मजबूत होगी हमारी। बिल्कुल बिल्कुल। लोकेश जी, अगला सवाल आपको मैं पूछना चाहूंगा कि हमारी कंपनी गोयल सॉल्ट और दूसरे कंपनीज में हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? हमने तो काफी मेहनत की है, कंपनी का ब्रांड यहाँ तक लेके आए, B2G B2B बिजनेस हमारा बड़ा है, तो हमारे कंपनी में ऐसा क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है? आफ्टर ऑल नमक तो एक कमोडिटी है, लेकिन हमारी कंपनी में हमने इसको कैसे पोजीशन किया है एंड हाउ आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर कंपनीज? इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए। बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। सर बेसिकली मैं जैसे आपको बताऊं, जैसे पहले आपको चेयरमैन साहब ने बताया कि जो नमक का उत्पादन है वो जो गर्मी के 3 महीने होते हैं, अप्रैल मई जून, उसी महीने में होता है। तो सॉल्ट इंडस्ट्री में सबसे बड़ा टास्क है प्रिक्योरमेंट ऑफ द सॉल्ट। कच्चे माल को इकट्ठा करके उन 3 महीने में हमको कच्चा माल इकट्ठा करना है, उस 3 महीने का कच्चा माल खाना है, प्लस जो आने वाले दूसरे 9 महीने, अगले 9 महीने उसका भी माल हमको इकट्ठा करना है। तो ये सबसे बड़ा टास्क है। तो इसी को हमने ओवरकम करने के लिए जो गोयल सॉल्ट लिमिटेड की खुद की जो सॉल्ट बक्स हमने अपने डेवलप किए, गोयल सॉल्ट लिमिटेड के खुद के सॉल्ट बक्स है, बाकी जो प्रमोटर्स है गोयल सॉल्ट के, उनके खुद के सॉल्ट बक्स है। तो इन सबको मिला के जो हमारी गोयल सॉल्ट की रिक्वायरमेंट है टोटल रॉ सॉल्ट की, उसका 25% जो रिक्वायरमेंट है वो हम अपने इन हाउस ही हम मैच कर लेते हैं। तो ये हमको हमारे जो बाकी कंपटीटर्स है उनके ऊपर एक एज देता है कि हम जब और सॉल्ट की जो ओपन मार्केट से परचेजिंग करते हैं उसमें बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है हमारी और परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। तो हमारे पास हम अच्छी मात्रा के अंदर और खुले हाथों से हम कच्चे माल को इकट्ठा कर सकते हैं। पहली बात तो ये हुई सर। दूसरी बात, जैसे हम अभी ब्रांडिंग में जा रहे हैं, तो अभी जो सॉल्ट मार्केट है सर वो ज्यादातर अनऑर्गेनाइज्ड और अनब्रांडेड सॉल्ट का है, ब्रांडेड सॉल्ट बहुत कम है। तो अभी हमारे पास ब्रांडिंग में जाने के बाद हमको जो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, जो अनब्रांडेड मार्केट है, उसके ऊपर एक एज मिलेगी कि हम उनसे कम्पीट कर सके। जैसे कि अभी आपको MD साहब ने बताया कि जो गैप है प्राइस का उसको मेकअप कर सके, तो हमारे पास वहां बढ़ने की काफी उम्मीद है। तीसरी सबसे बड़ी बात सर, अभी हिंदुस्तान में जो गोयल सॉल्ट लिमिटेड ही ऐसी कंपनी होगी जिसके मल्टीपल लोकेशन के अंदर बड़े प्लांट्स होंगे और जो टाटा के बाद उनके बाद जो पैन इंडिया के अंदर पूरा सर्कुलेट कर सके। जो अभी भी जो ब्रांडेड सॉल्ट्स बिक रहे हैं, जैसे अन्नपूर्णा है या फिर आई शक्ति है, ये अन्नपूर्णा हो गया या आशीर्वाद है सर, ये सब मार्केटिंग कंपनीज है। पतंजलि है, इनकी खुद की रिफाइनरीज नहीं है, ये जॉब करवा के बेची है। लेकिन हमारी एक्सक्लूसिव सॉल्ट रिफाइनरी है, सॉल्ट कंपनी है, जो कच्चे नमक से लेकर, पानी से कच्चा नमक बनाने से लेकर रिफाइंड फ्री फ्लो एडिबल सॉल्ट बनाने तक का काम करती है। तो ये सब एडवांटेजेस है सर। प्लस जो ब्रेक इवन हमारे पास जो B2G का जो मार्केट है, हमारे पास जो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स रहते हैं या फिर जो इंडस्ट्रियल ऑर्डर्स रहते हैं, जो हम ईयरली बेस पे टेंडर्स करते हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्री से, जैसे हिंदुस्तान लीवर हो गई, RSPL हो गई, इनसे करते हैं, तो हमारा ब्रेक इवन तो वहां निकल जाता है सर। तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस रहती है हमारी कंपटीटर्स के ऊपर, तो हमारी कॉस्टिंग के अंदर हमको काफी एडवांटेज मिलता है। और मैं जो आगे आपको बताना चाहूंगा, हमारे कैंपस के अंदर हमने 500 किलोवाट का एक सोलर प्लांट इंस्टॉल करा हुआ है, जो कि तकरीबन 65,000 यूनिट्स पर मंथ हमको प्रोड्यूस करके देता है बिजली की, जो हमारी रिक्वायरमेंट है गोयल सॉल्ट की, जो मंथली रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिसिटी की, उसका 30% वहां से मेकअप हो जाता है। तो ये हमको इसको प्लांट को इंस्टॉल किए हुए हमको 3 साल हो चुके हैं। तो जो हमारी कॉस्टिंग है उसके अंदर काफी कमी आती है, हमको कम कॉस्ट के अंदर अच्छा माल बनाने में सहायक होती है चीज। नहीं, बिल्कुल, आई थिंक बहुत अच्छी तरह से लोकेश जी आपने समझाया कि क्या USP गोयल सॉल्ट में है और यही कारण है कि आप एक इंटीग्रेटेड प्लेयर हो।
इसके बाद प्रमेश जी, आपको सवाल है, अभी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। बहुत ही बढ़िया नंबर्स FY23 के लिए कंपनी ने दिखाया, रेवेन्यू भी बढ़ गया है, प्रॉफिट भी बढ़ गया है। मेरे ख्याल से ये पहला तो बताइए सर, ये इतना अच्छा सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट होने का मेन कारण क्या है? और जैसे पहले राजेश जी भी बता रहे थे कि कैपेक्स प्लान्स के बारे में थोड़ा बताइए कि कितना पैसा हमको लगेगा ये नई यूनिट डालने के लिए, और उसका बेसिकली इम्पैक्ट आपको हमको कब फाइनेंशियल्स में देखने को मिलेगा? तो ये सारी बातें सर हमको जानकारी दे दीजिए। सर, सबसे पहले मैं रेवेन्यू के बारे में आपको बताना चाहूँगा। लास्ट 3 ईयर से कंटिन्यूसली कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो प्लस जा रही है। लास्ट ईयर जो हमारी ग्रोथ 118 करोड़, जो कि 2022 के अंदर 66 करोड़ थी, उससे 2023 के अंदर 118 करोड़ पहुंची। उसके पीछे सबसे बड़ा जो बेसिक रीजन है वो है B2G। लास्ट ईयर हमने अप्रोक्स 40 करोड़ की रेवेन्यू B2G मार्केट से जनरेट करी है, और बाकी हर सेगमेंट के अंदर हमने ग्रोथ करी है, चाहे वो रिफाइंड एडिबल सॉल्ट हो, चाहे इंडस्ट्रियल सॉल्ट हो, चाहे डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट हो, और चाहे हाफ ड्राई सॉल्ट हो। ओवरऑल कंपनी ने ग्रोथ किया है हर सेक्टर के अंदर, इस वजह से हमारी रेवेन्यू प्लस हुई है सर। और जहां तक कैपेक्स का सवाल है, कैपेक्स हमारा 40 करोड़ कैपेक्स का प्लांट आने वाला है नेक्स्ट ईयर, जो कि अक्टूबर से नवंबर के अंदर प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। उससे हमारे जो फिगर्स हैं ग्रोथ और प्लस होगी। 2024 के अंदर जो मैंने आपको बताया, नवंबर तक हमारा प्लान चालू होता है, तो 2024 के अंदर तो ये जो रेवेन्यू का जो ग्रोथ रहेगा वो 130-140 ही रहेगा। 2025 के अंदर है वो तकरीबन 200 करोड़ के आसपास रहेगा, और 2026 के अंदर जो मेरा रिज्यूम है वो 300 से 400 करोड़ रेवेन्यू जनरेट करने की है। ओके, नहीं बिल्कुल। प्रमेश जी, अभी मार्जिन्स के बारे में बताइए कि हमारे धंधे में वॉल्यूम अगर बढ़ता है तो मार्जिन्स भी उतने ही ऑटोमेटिकली EBITDA मार्जिन्स बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे पूछना था कि मार्जिन्स में भी डेफिनेटली एक्सपेंशन, अगर आपका वॉल्यूम बढ़ता है तो उसका भी बेनिफिट पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्या ये समझ राइट है कि ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी आगे चल के इम्प्रूव होने की पॉसिबिलिटी रहेगी? बिल्कुल सर, ये डेफिनेटली सही है कि जैसे जैसे रेवेन्यू अधिक होती है, प्रोडक्शन आपके वॉल्यूम्स बढ़ते हैं, तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम होती है। ये सिंपल है, जो कि हर धंधे के अंदर लागू होती है और हमारे धंधे में भी लागू होती है। EBITDA मार्जिन जो भी हमारा 26% है, मैं जूम करता हूँ इस साल से ही वो डबल डिजिट के अंदर आने की उम्मीद रखता हूँ सर। और पैट मार्जिन है वो भी हमारे प्लस होंगे, क्योंकि कंपनी की जो बोरिंग्स है वो बहुत कम है। अभी भी जो है 25% CAGR के ऊपर ग्रोथ कर रही है सर। नहीं बिल्कुल। रमेश जी, अभी कंपनी के IPO के बारे में बताइए कि ये IPO बेसिकली क्या ऑब्जेक्टिव से हम कर रहे हैं, पैसा क्यों उठा रहे हैं और कितना पैसा उठा रहे हैं, इसके बारे में अगर थोड़ी जानकारी आप दें। सर, IPO के माध्यम से हम टोटल 49,02,000 इक्विटी शेयर फ्रेश इशू ला रहे हैं पब्लिक के लिए, जिसके अंदर एंकर कोटा, QIB कोटा, एम्प्लॉय कोटा, HNI और रिटेल, पांचों सेगमेंट के अंदर शेयर्स रखे गए हैं। इससे टोटल हमारी जो जनरेशन होगी, फंडिंग जो आएगी हमारे पास, वो करीब 18 से 20 करोड़ रुपए का जनरेशन हमारे पास आने की उम्मीद है। इसके अंदर जो हम कर रहे हैं, सबसे पहले कर रहे हैं, हमने पैसा खर्च किया है ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू के अंदर, वो है कलर सोल्टेक्स मशीन। कलर सोल्टेक्स मशीन एक वो मशीन है जो पहले काम में ली जाती थी अनाज वगैरह के अंदर, और अब हम काम में ले रहे हैं नमक के अंदर। इससे हमारे प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो बहुत अधिक प्लस हो जाएगी, क्वालिटी बहुत अधिक इंप्रूव हो जाएगी। सेकंड ऑब्जेक्ट ऑफ इशू है वो हमने करिश्मा कपूर को जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है उसको लेके हमने लिया है, ताकि मार्केट के अंदर हमारी ब्रांड की विजिबिलिटी है वो प्लस हो, जिससे हमारी टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों अच्छी हो। और थर्ड जो है वो है वर्किंग कैपिटल। हमारे पास अगर सफिशिएंट फंड होंगे तो हम और अच्छी मात्रा के अंदर डो सॉल्ट का प्रोक्योरमेंट कर पाएंगे। दूसरा, जो अभी हम इंडस्ट्रियल सॉल्ट की सप्लाई है वो डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, वो भी हम इनडायरेक्टली कर रहे हैं, किसी ट्रेडर के थ्रू कर रहे हैं। क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां, हिंदुस्तान लीवर है, फेना है, PNG है, RSPL है, इनका जो पेमेंट साइकिल है वो करीब 90 डेज से 100 डेज के बीच में है। तो कंपनी के पास सफिशिएंट फंड नहीं होने के चक्कर में हम लोग ट्रेडर के थ्रू काम करते हैं। जब हमारे पास फंड सफिशिएंट होंगे तो हम लोग डायरेक्ट जब सप्लाई करेंगे, तो जो इंडस्ट्रियल सॉल्ट हम सप्लाई करते हैं उसके अंदर जो अभी एप्रेजेंट के अंदर हमारे मार्जिन कम है और ब्रेक इवन पॉइंट पे हम सप्लाई कर रहे हैं, तो उधर से भी हमारे मार्जिन निकल के आएंगे, तो हमारा पैट और EBITDA दोनों प्लस जाएगा। बिल्कुल। अभी प्रमेश जी, आपने वर्किंग कैपिटल के बारे में बात की, तो मुझे बताइए मोटा मोटी वर्किंग कैपिटल साइकिल हमारे धंधे में कितना बड़ा होता है? और सबसे बड़ी बात, आपने बोला कि वर्किंग कैपिटल अगर आपको मिलता है तो आप रेवेन्यू बढ़ा सकते हो, तो मैं ये मान के चलूं कि जब वर्किंग कैपिटल आपको मिलेगा तो टॉप लाइन ग्रोथ पहले सालों से अच्छी खासी होगी, क्योंकि आपको लिक्विडिटी मिलेगी। तो ये दोनों का सवाल के जवाब प्लीज आप हमको बताइए। बिल्कुल सर, हमारी जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है 90 डेज का हमारी इंडस्ट्री के अंदर रहता है, तो इसके लिए हमें वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता रहती है।
क्योंकि जब वर्किंग हमारे पास सफिशिएंट रहेगी तो जो नमक का प्रिक्योरमेंट हमको 3 महीने के अंदर ही करना होता है, 12 महीने का, तो वो जब हमारे पास प्रिक्योरमेंट के लिए सफिशिएंट फंड होंगे तो डेफिनेटली वो हमें कम कॉस्ट में मिलेंगे और अधिक क्वांटिटी में मिलेंगे, तो हमारी रेवेन्यू ग्रोथ है वो अधिक होगी। नहीं, आई थिंक बहुत अच्छी तरह से समझाया आपने प्रमेश जी। राजेश जी, आखिरी सवाल आज का। हर धंधे में थोड़ा सा रिस्क तो होता ही है, हमारे धंधे में भी रिस्क होता होगा, तो हमारे धंधे में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? लाइक अगर हम इस धंधे को इतनी अच्छी तरह से समझते हैं, चलाते हैं, आपके पिताजी से ये धंधा आपने टेक ओवर किया है, तो सबसे बड़ा रिस्क, आप कोविड को छोड़ दीजिए, कोविड तो एक बहुत एबनॉर्मल इवेंट हो चुका था, लेकिन कोविड को अगर हम छोड़ दें तो धंधे में ऐसा क्या रिस्क है जो हमारे लिए खतरा होता है, और वो आप रिस्क कैसे मैनेज करते हो, इसके बारे में जरा बताइए। बहुत सही पूछा विलास जी। देखिए, बिना रिस्क के, बिना जोखिम के धंधा नहीं होता है। ये बात हर धंधे के लिए लागू होती है, क्योंकि अगर रिस्क नहीं होगा तो फिर वो व्यापार नहीं होगा, बिना रिस्क के व्यापार नहीं होता। तो कुछ जनरल चीजें जो बाकी बिजनेस पे लागू होती है वो हमारे पे भी लागू होती है। जैसे कि हम पैसा जो लेते हैं वो इंटरेस्ट पे लेते हैं, तो उसका इंटरेस्ट निकालना हमारे लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती रहता है कि हम अपने प्रॉफिट्स के साथ में अपने जो बोरिंग्स है उनका इंटरेस्ट अपन निकालें। कुछ जो रहता है कि भाई जो फाइनेंस से संबंधित है कि भाई हमें जब रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल की बताया हमारे एमडी साहब ने कि हम जो रॉ सॉल्ट का प्रोक्योर करते हैं वो एक पर्टिकुलर 3 महीनों के अंदर करते हैं, तो हमें हाई लिक्विडिटी चाहिए होती है, क्योंकि सारा माल जो होता है वो कैश खरीद के अंदर होता है। तो हमें वो पर्टिकुलर जो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर होता है उसके अंदर हमें लिक्विडिटी पूरी चाहिए होती है। अब अगर हमारे पास फर्स्ट पीरियड के अंदर लिक्विडिटी प्रॉपर नहीं होगी तो हमें तकलीफ आएगी। दूसरा जो एक सबसे बड़ा रिस्क मैं बोलता हूँ वो थोड़ा सा एनवायरनमेंट को लेके बोलता हूँ, क्योंकि सॉल्ट जो बिजनेस है, क्योंकि प्योरली नेचुरल तरीके से माइनिंग इसका किया जाता है, तो अगर फर्स्ट क्वार्टर और फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर मौसम अच्छा नहीं है, जैसा कि क्योंकि जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी उतना ज्यादा रॉ सॉल्ट का प्रोडक्शन होगा। अब अगर किसी तूफान या किसी भी प्राकृतिक आपदा की वजह से अगर ऐसा कुछ होता है कि फर्स्ट क्वार्टर के अंदर जो मौसम है वो खराब हो रहा है, तो रॉ सॉल्ट का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो जो पूरे साल के लिए हमको रॉ सॉल्ट का प्रोडक्शन चाहिए वो हमको नहीं मिल पाएगा। ये इस तरह की कुछ रिस्क इस मार्केट में, सॉल्ट मार्केट में, सॉल्ट बिजनेस के अंदर हमको रहती है। नहीं, बिल्कुल, आई थिंक राजेश जी आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। इनफैक्ट प्रमेश जी, राजेश जी और लोकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय हमें देने के लिए। और मेरी तरफ से सर, बेस्ट विशेस फॉर द कंपनी, आपके पूरे मैनेजमेंट टीम को और आपके फोर्थकमिंग आईपीओ के लिए मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।